नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में मीडिया हार गया है। एंकरों और संपादकों की जमानत जब्त हो गई है। वे चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हिलेरी क्लिंटन के लिए दिन रात एक किए हुए थे। जनता ने ट्रंप को जिता दिया, जिन्हें वहां की मीडिया ने इडियट तक कहा। ओपिनियन पोल की हार तो ऐसी हुई है कि दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव की भी याद नहीं आ रही है। अब की बार ट्रंप सरकार वहां हो गया है। यह चुनाव उन नेताओं में भरोसा पैदा कर सकता है जो ये समझते हैं कि बिना मीडिया के चुनाव नहीं जीत सकते। जब भी मीडिया सत्ता से जुड़े किसी नेता का प्रचारक बन जाता है, नेता उस मीडिया को देखता तो है, मगर जनता उस मीडिया को देखती तो है, मगर उसकी सुनती नहीं है। आज अमेरिकी चैनलों के स्टूडियो में उदासी छाई रही। वॉशिंगटन की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। मीडिया हिलेरी के स्वागत में जुटा था। आ गए ट्रंप। जब भी मीडिया किसी नेता के लिए बैटिंग करता है, जनता उसे आउट कर देती है। ट्रंप की जीत पर आलोचक हैरान है, तो मीडिया की इस हार पर भारत के गांव-गांव में भी जश्न मनना चाहिए। अमेरिकी अखबारों ने खुलकर हिलेरी का समर्थन करना शुरू कर दिया था। उनके कसीदे कसे जाने लगे थे। कहा जाने लगा कि इस बार उनकी बारी है। अमेरिका को पहली बार महिला राष्ट्रपति मिलने वाला है। इतिहास बनेगा। चुनाव मूछें बढ़ाकर या घंटों गाना गाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखाने का मौका नहीं होता है। फिर भी हिलेरी को नकारे जाने को लेकर अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर का तबका सदमे में है। क्या हिलेरी कमजोर उम्मीदवार थी या हालात ने हिलेरी को बेगाना बना दिया? इस वक्त दुनिया की बड़ी आबादी को पहले रोटी चाहिए, पहले नौकरी चाहिए, पहली महिला या पहला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शायद नहीं। लेकिन वहां की मीडिया के लिए हिलेरी रामदुलारी बन गई। तमाम सत्ता प्रतिष्ठान और मीडिया खुलकर हिलेरी का समर्थन करने लगा। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप में बुराई देखी, आगे आकर जनता को आगाह किया। यह अच्छा काम तो किया, मगर तब वो मीडिया कहां था जब बर्नी सैंडर्स लोगों के हक का सवाल उठा रहे थे? यही मीडिया बर्नी का मजाक उड़ाने में लगा हुआ था। जनता मीडिया को समझ गई है। भारत में भी किसानों की बात कीजिए तो मीडिया मजाक उड़ाता है। हार्वर्ड के नकारे छात्रों के दम पर यहां भी चुनाव जीतने का सपना देखने वाले नेता समझ सकते हैं, ये लोग व्हाट्सएप मटेरियल तो अच्छा बनाते हैं, चुनाव नहीं जिता सकते। हार्वर्ड की योग्यता लेकर जनता को मूर्ख बनाकर गलत सलत और बदमाश उम्मीदवारों को जिताने के लिए ये भारत आ रहे हैं और अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। पहले गांव के लोग बाहुबलियों को जिताते थे, अब हार्वर्ड के ये काबिल लोग जिताने में लगे हुए हैं। उस अमेरिका के दर्द को कोई नहीं देख रहा था जो बेरोजगार है, जिसे काम चाहिए, जो स्टूडेंट लोन के बोझ तले दबा हुआ है, जहां बगैर बीमा के अस्पताल जाना पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने जैसा है। क्या उदारीकरण का यह दौर दम तोड़ रहा है? दुनिया भर में नेता की अपनी हैसियत तो बढ़ रही है, आम आदमी की हैसियत घट रही है। मीडिया ने हिलेरी पर लगे आरोपों को अनदेखा किया, मगर ट्रंप के आरोपों के प्रति इतना देखा कि लोग तंग भी आ गए। ट्रंप बुरे थे तो क्या हिलेरी बहुत अच्छी थी? सबक यह है कि दो अयोग्य उम्मीदवार होंगे तो उसमें वो उम्मीदवार हारेगा जो शालीन होने का नाटक करेगा। बहरहाल ट्रंप एक ऐसा नेता है जिनके बयानों को सभ्य महफिलों में दोहराया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि उन सभ्य महफिलों के अपने काले कारनामे नहीं हैं। दुनिया पर युद्ध थोपकर अपनी जनता को भूखे रखकर अमेरिका विश्व शक्ति बन सकता है, लेकिन वह दुनिया के सामने एक योग्य उम्मीदवार नहीं रख सका। यह उसके लोकतंत्र की हार है। ट्रंप की बातों ने अमेरिका को बदल दिया है, मगर अमेरिका तो ट्रंप से पहले ही बदल गया था। अगर व्हाइट हाउस के नए मेहमान ने अपनी बातों पर अमल की तो दुनिया फिर से बदलेगी। ब्रेक्सिट के बाद ट्रंप की एंट्री धमाकेदार है। ट्रंप का अब भी इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब क्या वे युद्ध के मैदानों से अमेरिका को खींचकर दुकानों में बिठा देंगे? क्या वे दुनिया के देशों से अमेरिकी सैनिकों का खर्चा मांगेंगे? बराक ओबामा शांति का नोबेल पुरस्कार लेकर भी युद्ध की योजनाएं बनाते रहे। ट्रंप ने मैक्सिको से आए लोगों को बलात्कारी कहा, अपराधी कहा। ऐसी भाषा भारत के चुनाव में, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में बोली जा चुकी है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वे अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने वाले हैं ताकि मैक्सिको से कोई अवैध रूप से अमेरिका ना आ सके। मुसलमानों के बारे में कहा कि वे पूरी तरह से मुसलमानों को निकाल देंगे। कई बार कहा कि अपने इस फैसले को लागू भी करेंगे। हिलेरी क्लिंटन को कहा कि जेल भेज देंगे। औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली कि आप दोहरा नहीं सकते। क्या यह उदारवादी अहंकार नहीं है कि ट्रंप की खराबी में इतना डूबा रहा कि जनता की तकलीफ ही भूल गया? क्या आपके चुनाव में बदनाम होने और बदजुबान होने को सफलता का मंत्र मान लिया जाए? मुझे लगता है कि जो इस पर यकीन करेगा वो अगला चुनाव जरूर हारेगा। अमेरिका में ट्रंप इसलिए जीते क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। 20 सितंबर को ओपिनियन पोल कराने वाली संस्था गैलप के चेयरमैन जिम क्लिफ्टन ने एक लेख लिखा। सन 2000 में 61% अमेरिकी खुद को अपर मिडिल क्लास में मानते थे, लेकिन 2008 तक आते आते 51% ही अपर मिडिल क्लास कहने लगे। यानी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि समाज के ऊपरी तबके की संख्या में 10% की कमी आ गई। मतलब यह हुआ कि अमेरिका में 25 करोड़ वयस्क हैं,
इसका 10% यानी 2.5 करोड़ लोग आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं। क्लिफ्टन ने अपने लेख में लिखा है कि मैं नहीं मानता कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में है, जबकि अमेरिका के तमाम अखबार अर्थव्यवस्था में सुधार की खबरें लिख रहे हैं। ऐसा अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में मीडिया ऐसा कर रहा है। क्लिफ्टन ने कहा है कि ये 2.5 करोड़ लोग अमेरिका की बेकार लोगों की संख्या में नहीं दिखते, क्योंकि इनके पास काम तो है मगर इनका वेतन आधे से भी कम हो गया है। भारतीय पैसे में सोचें समझे तो पहले उनकी कमाई अगर सालाना 12 लाख थी तो अब घटकर 6 लाख से भी कम हो गई है। ऐसा आदमी बेरोजगार भले ना हो मगर वो हिलेरी के झूठे सपनों का खरीदार नहीं हो सकता है। अमेरिकी एक्सचेंज में 20 साल के भीतर, यह गैलप के चीफ का ही, चेयरमैन का ही लेख है कि 20 साल के भीतर पब्लिक लिस्टेड कंपनी की संख्या आधी हो गई है। पहले 7300 कंपनियां पब्लिक लिस्टेड थीं जो अब 3700 पर आ गई हैं। इससे अमेरिका में भयानक तरीके से नौकरियां कम हुई हैं। 48% लोगों के पास पक्की और पूरी नौकरी नहीं है। नए बिजनेस स्टार्टअप की संख्या ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर है। अमेरिका की इस हालत पर यकीन नहीं है तो जीतने पर ट्रंप ने जो कहा वो अमेरिका के बारे में ही कहा है, बुंदेलखंड के बारे में नहीं कहा है। उनके बयान से तो ऐसा लगा कि अमेरिका में ना तो हाईवे है, ना पुल है, एयरपोर्ट और स्कूल भी नहीं है जो अब बनेंगे। आप सुनिए। We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. We will also finally take care of our great veterans. We've been so loyal, and I've gotten to know so many over this 18-month journey. क्या ट्रंप के पास कोई नया आर्थिक मॉडल है? वो आ तो गए हैं, लेकिन क्या वे आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे? अमेरिका में बाहरी लोगों का आना बंद हो जाएगा? दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदलने निकला था अमेरिका, अब उसे याद आ रहा है कि उसकी लोकल बस छूट गई है। देखना होगा कि वहां की जनता ने ट्रंप के बयानों पर दिल लुटाया है या शालीन भाषा बोलकर उसे गरीब बनाने वालों के खिलाफ बगावत की है। 2008 की मंदी के बाद से आज तक दुनिया संभल नहीं सकी। जनता गुस्से में, सरकार तो बदल रही है लेकिन क्या कहीं अर्थव्यवस्था भी बदल रही है? अमेरिका में ट्रंप आगमन के मौके पर सोहर गाने वाले नहीं हैं। वहां तो 500 और 1000 के नोट भी रद्दी में नहीं बदले हैं। फिर भी वहां जश्न क्यों नहीं है, या जो जश्न मना रहा है वो वहां की मीडिया में क्यों नहीं है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाश केरे और ज्योति मल्होत्रा जी। प्रकाश, ट्रंप की जीत, इतनी उदासी अमेरिका में, अक्सर सुबह के वक्त टेलीविजन काफी जवान लगता था, किलकारियां भरता था, लेकिन बहुत उदास लग रहा था। आज मैं CNN का स्टूडियो देख रहा था। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि वहां के ट्रंप की जीत, जो ट्रंप के आलोचक हैं, डेमोक्रेट की को एक्सपोज करता है या उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को एक्सपोज करता है? मुझे लगता है कि इस पूरे कैंपेन में एक शेर मैं बार बार कहता था कि शाद रहबरे मक्कार से रहजन अच्छा, नुकसान उठाना है तो किसी जाहिल से उठा। और मुझे लगता है कि अमेरिकी पब्लिक, मक्कार से कोई पॉकेट मार, जो मक्कार है, नेता अगर मक्कार हो तो उससे अच्छा है कि भाई अब बड़े एक किसी चतुर आदमी से ठगे जाने से बढ़िया है कि कोई जेब कतरा आपकी जेब काट ले या कोई छुरा दिखा के आपसे 150 वसूल ले। या तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ने, देखिए वोट कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, 48% इनको भी मिला है, उनको भी मिला है। पिछले चुनाव में भी रोमनी को भी लगभग इतना ही मिला था। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में लोग खुशियां नहीं मना रहे होंगे, क्योंकि जो आधे अमेरिकियों ने जो ट्रंप को चुना है, निश्चित रूप से वो उम्मीद उनको होगी इस जीत से। मुझे लगता है कि इस चुनाव में 3 इमीडिएट फैक्टर्स जो हैं, बाकी इशूज तो वही रहते ही हैं, चलते रहते हैं बार बार। एक कि ओबामा का 8 साल का जो कार्यकाल था, वो उससे अमेरिका का एक वर्ग जो था वो निश्चित रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उनको लैंडस्लाइड मिला था पहली बार। और ओबामा अमेरिकी इतिहास के शायद अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना दोबारा चुनाव कम मतों से जीते थे। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, दूसरी बार आपका अप्रूवल रेट ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ओबामा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसी समय डेमोक्रेट पार्टी को, एस्टेब्लिशमेंट को और वाशिंगटन या सत्ता का जो एक पूरा ऑरा जो होता है, उसको ये इशारा समझ लेना चाहिए था।
और ये इशारा पिछले साल तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेट पार्टी के अंदर उभर के आए। तो आप हिलेरी क्लिंटन को या दोनों पार्टियों का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये समझना चाहिए था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इशूज एक थे, तरीके अलग अलग उसके सॉल्व करने के दोनों के थे, दोनों क्योंकि अलग पॉलिटिकल ध्रुव से आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो तात्कालिक कारण यह है कि इस बार अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को जो वहाँ की पब्लिक के साथ लगातार छल कर रहा है उसको चैलेंज देने के लिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दो मजबूत उम्मीदवार सामने आए और एक ऑरा बना, एक माहौल बना अमेरिका में। तीसरा जो बहुत मैं मानूंगा कि इसमें क्रूशियल है कि हिलेरी कैंप ने और मीडिया ने, और आप वहाँ के मीडिया को निष्पक्ष और या उस तरीके से मत देखिए, मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि जो पत्रकारिता में कहा जाता है कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। अमेरिका में मीडिया जो है खुले पक्ष लेता है, वो इंडोर्स करता है कैंडिडेट्स को कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ का मीडिया कतई निष्पक्ष नहीं था और वो खुले में था, और मैं इसको निगेटिवली नहीं रख रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ जैसा नहीं कि इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल क्या किया, उसने 2 पन्ने का सप्लीमेंट निकाला जिसमें ट्रंप ने प्राइमरी से लेकर अभी तक जितने भी फर्जी बातें, भद्दी बातें, दूसरों को अपमानित करने वाली बातें कही थी उनको सब एक साथ लगा के 2 पेज उसने कल छापा वोटिंग के समय। कई जगह मुफ्त में बांटे गए, कोई ना कोई पैसा दिया होगा उसका, खैर ये तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ हिलेरी कैंपेन ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनल फोकस किया, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा ऐसा है। और हिलेरी क्लिंटन की अगर आप वीडियो देखें, कैंपेन वीडियो, तो उसमें भी यही बात थी कि बच्चों को उसकी बातें ना सुनने दो, बच्चे डर जा रहे हैं कितना, और था भी मामला। आर्थिक मुद्दों पर फोकस नहीं किया, किसी भी मुद्दे पे, सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही नहीं है। ये जो वील मेक ग्रेट अमेरिका अगेन नारा है, या बर्नी कह रहे थे कि लेट अस बिल्ड द कंट्री अगेन, तो इसमें इकोनॉमी है, इसमें ग्लोबल रिपुटेशन है आपका कि आपका देश कल तक जो लीड में था, ये पिछले 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अब उसकी अब वो इज्जत नहीं है, मतलब अमेरिकन से ऐसा, मतलब वो तो कह रहे हैं स्कूल बनाने पड़ेंगे, फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे, ये तो अब देखिए, ये तो सारी, लेकिन उसी में अगले लाइन में उन्होंने कहा कि मैं वेटरन्स मिलिट्री के जो लोग हैं और जो रिटायर लोग हैं उनको भी देखूंगा। ये तो इश्यूज हैं। वहाँ भी 1 रैंक 1 पेंशन तो नहीं है ना। वहाँ पे मिलिट्री में अभी पिछले साल एक वो सर्वे हुआ था, उसमें 58% के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो उसमें बराक ओबामा के बारे में नकारात्मक मिलिट्री की पत्रिका ने सर्वे कराया। ठीक है, ठीक है। ज्योति जी, मैं ये जानना चाह रहा था, कई लोगों की यहाँ प्रतिक्रिया देख रहा था कि वो कह रहे थे कि दुनिया अब बदल गई है, जो बाइगॉटरी की बातें करता है, धर्म विरोधी बातें करता है, स्त्री विरोधी बातें करता है, नस्ल विरोधी बातें करता है, अब पूरी दुनिया में इसका दौर है। आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर रहे हैं ट्रंप के जीतने में? इसको लेकर इतना मातम मनाना चाहिए, या उस जनता की अपनी जो तकलीफ है या जो भी उसकी आवाज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? ये देखिए, जब वो जीत के आए हैं, उनकी जो स्पीच में उन्होंने एक अपने आप को मॉडरेट करने की भी कोशिश की। और अगर आपने हिंदुस्तान का ही एक उदाहरण अगर आपको चाहिए, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वो खुद तो जब मुजफ्फरपुर में अगर कुछ होता है तो अपने आप को वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वैसे तो कहते ही हैं कि सब जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इक्वल हैं। तो आज की तारीख में जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने आप को मॉडरेट तो करने की कोशिश करी है, और जब आप सत्ता में आते हैं आपको पावर भी मॉडरेट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल की रैली में यही मतलब जो अखबार में जो पढ़ने को मिला था वो यही है कि कल रात की जब आखिरकार ये जब जीत गए, तो उनकी रैली में लोग नारे लगा रहे थे कि हम मुसलमानों को निकाल देंगे, और जो मैक्सिकन्स हैं वो दीवार वगैरह खड़ी करेंगे। तो जो एक राष्ट्रपति कहेगा, क्योंकि उसने अपने कैंपेन में ये सारी चीजें कही हैं, भले अब वो ना कह रहा हूं, लेकिन उनके समर्थक समाज में तो ये बात कह रहे हैं ना। बिल्कुल, तो जैसे तो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो अगर आपका एक स्ट्रांग मैन जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद इस तरह की बातें नहीं करें, लेकिन जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक हैं, वो तो जरूर करेंगे, और कहते भी हैं और करते भी हैं। तो अमेरिका में भी इस तरह की बातें अब अगर कही गई हैं, तो अब लोग ये पूछेंगे कि जब अब
राष्ट्रपति होने के नाते मेक्सिको के बीच आप दीवार खड़ी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। और आज की तारीख, और मान लीजिए अगर कहते भी हैं कि हम चलिए फिजिकल वॉल नहीं खड़ी करें, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन लोग भी फिर आपको यही सवाल पूछेंगे कि क्या आपने एक समय में कैंपेन के दौरान ऐसा ऐसा कहा था। तो मुझे यही लगता है कि एक, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जो एक बेरोजगारी जो अमेरिका के अंदर एक जो पनप रही थी, और दूसरा एक ही अमेरिका में ये कहते हैं कि जो एक रैग्स टू रिचेस वाली जो कहानी होती है कि आप गरीब भी सपना देख सकता है कि आप एक कभी राष्ट्रपति बने, जैसे बराक ओबामा की कहानी है। लेकिन तो वो जब ओबामा जीते थे तो लोगों ने कहा कि पूरा अमेरिका बदल गया है, अब ट्रंप बदल गए हैं तो क्या अमेरिका बदल गया है। मतलब हम एक चुनाव के हार जीत से समाज के बदलने को ना देखें तो, लेकिन मुझे लगता है सबक तो यही है नहीं, लेकिन देखिए अगर आप उनकी और आप जो न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर वाली जो एक लेफ्ट लिबरल टाइप किस्म की जो अखबारें होती हैं, बिल्कुल इंडोर्स करते हैं, लेकिन एक ये जो उनका एक जो इमेजिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ हम इंडोर्स नहीं करते, लेकिन एक पब्लिक इमेजिनेशन है या क्रिएटिव इमेजिनेशन अगर इसको आप कह लें, कि हम जो है इस तरह के सपने भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रोमांटिक टाइप एक कुछ है वहां पे। एक प्रकाश कि अभी गार्डियन में एक लेख पढ़ रहा था कि उन्होंने लिसन लिबरल किताब किसी ने लिखी है, तो उनका लेख पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ी सख्त आलोचना की है कि अगर मीडिया ने वहां के हिलेरी को वॉकओवर दिया, अगर वो हिलेरी की भी सख्त उसी तरह से समीक्षा करता, मतलब ये इंप्रेशन गया कि ट्रंप अगर बुरे हैं तो हिलेरी शायद अच्छी हैं, क्योंकि वो पहली महिला उम्मीदवार हैं और उनका इतना लंबा राजनीतिक प्रशासनिक करियर रहा है, तो वो दावेदारी मानती हैं, लेकिन जनता ने फिर भी नकार दिया। तो क्या वहाँ की मीडिया को बिल्कुल ही हिलेरी क्लिंटन को उन्होंने अनदेखा किया, उनकी बुराइयों को, उनके आरोपों को? मुझे लगता है कि मीडिया ने कुछ एरर ऑफ जजमेंट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें किसका पोजीशन लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, मैं कोई उनके ऊपर जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रंप की खिलाफत करनी थी और हिलेरी को आपको पुश करना था, तो आप इशूज पे हिलेरी क्लिंटन की जो उनका जो समाधान है, उनके जो वादे हैं, उनका जो रुख है, आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए था। अब हो क्या रहा है, ट्रंप का कैंपेन आप अगर देखेंगे वो एक अलग मामला है, वो बड़ा दिलचस्प कैंपेन है उनका, वो हर राजनीतिक व्यक्ति को और उसको देखना चाहिए, वो बहुत दिलचस्प है। आप सिर्फ वो आदमी अपने आप को सेंटर में रखे हुए है, उसका पूरा कैंपेन ट्रंप ट्रंप ट्रंप, पूरा पर्सनालिटी, और उसका ओपोनेंट भी है वो वही काम कर रहा है। वो इसने ऐसा कर दिया, वो देखो रात को 3 बजे ट्वीट कर रहा है, अरे उसने ऐसे बोला, देखो उसने उसकी भावभंगिमा देखो ये है, उसने किसी प्रोटेस्टर को निकाला गया तो देखो ये स्टेज से क्या कर रहा था। तो हो क्या रहा था कि आप ट्रंप का कैंपेन देखें तो वहां भी ट्रंप मौजूद है, आप हिलेरी का कैंपेन देखें तो वहां भी ट्रंप मौजूद है, दोनों तरफ ट्रंप है। फिर उसके बाद देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल इन्होंने कहा सही कि उन्होंने जिस तरीके के अपने कैंपेन में चीजें नेगेटिव रखी हैं उसका एक असर पड़ा है, लेकिन फिर हम अगर इसी लॉजिक को हम मान लेंगे या इसके खतरे को लेके बहुत चिंतित होने लगेंगे, जो आज उदासी सो कॉल्ड फैली हुई है लिबरल मीडिया में और लिबरल सेक्शन में, तो फिर हम वही गलती करेंगे, फिर कल को कोई ट्रंप आएगा। आप ये बताइए कि पिछले 30-40 सालों में थैचर रिगन डॉक्ट्रिन के तहत जो दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और ये तमाम चीजें हुई हैं, क्या उसने एक आबादी के बड़े हिस्से को सिस्टम से और चीजों से बाहर किया है? तो आप उसको देखिए कि क्यों किया, उसको कैसे आप एसिमुलेट कर सकते हैं। और जो लिबरल डेमोक्रेसी इस इंक्लूसिव और तमाम बातें करते करते ये जो फेल हुई लगातार, तो अब जब बातें ही करती है लेकिन दरअसल वो इंक्लूसिव नहीं है, और ये हर जगह हुआ, या तो एक तरफ लेफ्ट विंग टाइप की चीजें, और अच्छा अमेरिका के बारे में जब हम लेफ्ट बात करें तो ऐसा नहीं कि हम ये समझ लें कि वो हमारे यहाँ के जैसे कम्युनिस्टों की तरह या सोशलिस्टों की तरह। लेफ्ट का मतलब कि थोड़ा सेंटर, लेफ्ट टू द सेंटर। तो ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी, तो एक तरफ लेफ्ट प्रोग्रेसिव सेक्शन का भी की ताकत भी बढ़ी है और अल्ट्रा राइट की भी बढ़ी है।
अगर ब्रेक्जिट जो था, अगर रेसिस्ट लोगों का और ऑल वाइट इंग्लिश वो कैंपेन था, तो उसमें मजदूरों का सबसे ज्यादा वोट गया है। मजदूरों का वोट गया है, ट्रेड यूनियंस के लोगों ने वोट किया, लेबर पार्टी के लोगों ने वोट किया है, इंडिपेंडेंट लेफ्ट कम्युनिस्टों ने वोट किया। उसी तरीके से बर्लिन में, फ्रांस में, ये तमाम जगहों पे लिबरल डेमोक्रेसी के अभी यूरोप के इतिहास में सबसे बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, महीनों तक चले फ्रांस में। ये लिबरल डेमोक्रेसी के लोगों को, जो लिबरलिज्म के पक्षधर हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि लिबरल और सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स के खिलाफ दुनिया भर में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपका तो वादा कुछ और था। बराक ओबामा जैसे आदमी के जाने के बाद इस तरीके का रिएक्शन क्यों आ रहा है? तो मुझे हम इन लगता सवालों है से क्यों भागते हैं ज्योति जी? अक्सर मैं देख रहा था कि इतना इस जनमत का इस तरह से एक तिरस्कार भाव, मतलब कुछ जो स्थापित बुद्धिजीवी हैं उनमें था, लेकिन उनमें ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो भी उसकी अपनी, या तो उसके कॉन्ट्रैक्शन में है, वो संकुचित हो रही है, या उस क्राइसिस में है, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं। जैसे प्रकाश ने कहा, जो सोशलिस्ट रिपब्लिक जो सरकारें हैं उनके खिलाफ भी उसी तरह से मजदूरों के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो राइट विंग या फिर अल्ट्रा राइट विंग को, इस तरह की भाषा बोलने वाले जो राइट विंग है, हम एक शालीनता का ही अंतर कर रहे हैं, तो उसका उदय क्यों नहीं होगा उसका? नहीं, हम अपना अगर वो लोग, लिबरल लोग, अपनी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की अगर वो आलोचना नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनमें कोई बुराई ना हो, सभी अच्छाइयों से सर्वगुण संपन्न खेमा हो, जिसे उसे ही जीतना चाहिए, उसे ही लोकतंत्र का गार्जियन बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन इधर मुझे लगता है जो प्रकाश अभी कह रहे थे कि ये इसका क्रिटिसिज्म हुआ ही, मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं ये डिबेट हुई ही नहीं इस कैंपेन में, बहुत कम, या अगर हुई है बहुत कम हुई है। क्योंकि जो ट्रंप का जो उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो इन मुद्दों के साथ जुड़ गई थी, कन्फ्लेट हो गई थी। तो अगर ओबामा का एक अफोर्डेबल ओबामा केयर वाला जो उनका एक बहुत बड़ा जो उन्होंने वो बीमा स्कीम जो था, जो हेल्थ वाला जो किया था उन्होंने, अब उसको भी ट्रंप ने कहा कि इसको मैं खत्म कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए, और ये जो आप सोशल लिबरल इश्यूज या कम्युनिज्म को तो आप रहने दीजिए, वो तो अमेरिका में खैर आज की तारीख में आप डिबेट कर ही नहीं सकते, लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल पोजीशंस हैं ये आपने हिलरी के दरवाजे पे रख दी, जबकि वो जो लोगों चाहिए था बर्नी के दरवाजे पे। बर्नी थक गए कह के कि आप इन वर्किंग क्लास इश्यूज को आप डिबेट कीजिए। और आज अगर आप उस पोल एनालिसिस करते हैं, जो की इनके जो क्रिटिकल स्टेट्स हैं, यानी फ्लोरिडा वगैरह वगैरह जो 3-4 स्टेट्स हैं, उनमें ये निकल के आया है कि आपकी ट्रंप ने वर्किंग क्लास लोगों को, डेमोक्रेट्स तो हिलरी ने अपने ये वर्किंग क्लास को तो रखा ही है क्योंकि ये उसका वोट है, लेकिन जितना ट्रंप ने तोड़ा है वो पिछले 4 या 8 सालों में नहीं हुआ। तो ये जो जैसे प्रकाश कह रहे थे 48-49% में ही ये लोग दोनों जीते हैं। तो अगर 1% हिलरी निकाल लेती ट्रंप से, वो आज राष्ट्रपति होती। तो डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बन गया है। लेकिन ये जो इश्यूज हैं, अगर आप कह रहे हैं लिबरलिज्म या वर्किंग क्लास वाले इश्यूज, जो हिलरी ने जो डिबेट ही नहीं की है, बर्नी सैंडर्स के जो अगर वो बर्नी सैंडर्स को आगे बढ़ाती तो फायदा बिल्कुल हो सकता। अब बर्नी को वो साथ ले लेती और कहती कि तुम मेरे साथ खड़े होके मेरे साथ डिबेट करो। वो बहुत से लोगों ने कहा कि आप उसको वाइस प्रेसिडेंट का वो बना दें। एक मैं संकट देख रहा हूं कि मजदूर, किसान, वो मैं हिंदुस्तान में भी देखता हूं, खुलकर उनकी बात करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। वो मर जाते हैं तब जाके लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई भी लगातार अपनी राजनीतिक भाषण में उनकी बात, अगर वो कहेगा कि ये सरकार गरीबों का हक मार रही है, लेकिन गरीब में कौन गरीब, क्या गरीब, आपके पास क्या विकल्प है, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखता। मैं एक सवाल आप दोनों से जानना चाहता हूं कि ठीक है ट्रंप जीत गए, वो एक आर्थिक स्थिति थी उसका बहाना बना के जीत गए, लेकिन अब ट्रंप करेंगे क्या? उनके पास क्या कोई नया मॉडल है क्या, या ट्रंप भी अभिशप्त हैं, मतलब डूम्ड हैं कि वो हारेंगे ही इसी तरह से, उनका भी मॉडल एक दिन इसी तरह से ढह के समाप्त हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की कोई टीम है, क्योंकि हाल ही में खास करके जब वो वीडियो आया था, वो एंटी महिला वाला वीडियो जब वो निकल के आया, उसके बाद से बहुत लोग उसको छोड़ के चले गए थे। और जो बहुत अब कम लोग उसकी टीम में हैं, और जाहिर है अपनी टीम को उसको बनाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक मॉडल तो उनके पास बिल्कुल कोई नहीं है। अब एक ये सोशल मॉडल ही ये तैयार कर ले जो सेंटर राइट
इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल उनका अगर कोई मॉडल है, क्योंकि आज की तारीख में तो कुछ नहीं दिखता। प्रकाश, मैं अंदर में तो मैं क्या करेंगे? माइग्रेशन को रिवर्स कर देंगे, बंद कर देंगे, देखिए, आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे? माइग्रेशन को लेके जो दुनिया भर में डिबेट चला है पिछले दिनों में, तो उस बारे में कम से कम मैं ट्रंप को इतनी मतलब उनको अंडरलाइन करूंगा पॉजिटिवली कि उस आदमी ने यह भी कहा कि तुम अरब के सीरिया से रिफ्यूजीज को क्यों बुला रहे हो। तो ये इस आधे लाइन को हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि देखो ये तो मानवता विरोधी है, मानव अधिकारों का ऐसा है। लेकिन जब उसकी दूसरी लाइन हम पढ़ें कि ये सीरिया में किसने क्राइसिस खड़ा किया, तो ओबामा ने और हिलेरी क्लिंटन ने। तुम इराक में क्या कर रहे हो, तुम मिलिट्री को हर जगह क्यों दौड़ा रहे हो, तुम अरब में जो तुम्हारे एलाइज हैं, यूरोप में जो तुम्हारे एलाइज हैं, जिनके ऊपर तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, उनको मैं ऑडिट करूंगा। कर पाएंगे क्या? इतना आसान है मुझे नेटो को कहना कि हम होगा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि क्या ओबामा भी कहते थे कि हम इराक से सैनिकों को वापस ले आएंगे, लेकिन तो और 10 जगह 2003 जाके में धस गए। प्रकाश, 2003 में एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति ही था ना, जॉर्ज बुश, जिसने इराक पे हमला किया। हाँ, अब उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। अब अफगानिस्तान वाली जो बात है, वो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि इतने अब 15 साल से अब किसी और देश में किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सैनिक जो है मारे जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि 2003 वाला जो राष्ट्रपति है और उसका पूरा कुनबा जो है, वो आज के डेट में हिलेरी के साथ खड़ा था इस उसमें। तो वो वहां तो आप बेहतर जानते हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का तो कोई वैसा तो है नहीं कि पार्टी व्हीप है और ये वो। लेकिन मैं एक ट्रंप से मुझे एक उम्मीद ये है, और मैं ज्यादातर अमेरिका से बाहर से भी उम्मीद हाँ बिल्कुल वाले है, लोग क्योंकि अब राष्ट्रपति हैं, अब कुछ आप कर नहीं सकते ना, उसको तो अंडू नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो रूस के साथ और नेटो, नाफ्टा, ये जो डिफरेंट ग्लोबल जो ट्रीटीज हैं, उसके बारे में डिबेट वो जरूर चलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर सपोजेडली अगर 2-3 ये महाशक्तियां, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अगर ये एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अगर एक टेबल पे बैठ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया बेहतर होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये एक उम्मीद कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा। ऐसी कोई उम्मीद पाली हुई नहीं है आपके बात से लगता नहीं कि ट्रंप से आपको कोई उम्मीद है? मुझे बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद जी। लेकिन अब देखिए, जैसा प्रकाश कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर कुछ हो तो फिर हो जाएगा। पुतिन ने इमीडिएटली बोला कि हम रीराइट करने के लिए बहुत तैयार हैं अपने बहुत संबंधों को। शुक्रिया। हम वही देखना चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया जिस आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और जो पीड़ित है उनकी कोई बात नहीं करता, हम नेताओं में मशगूल हैं, लेकिन जनता जो है, इतना सारा खर्चा हुआ हिलेरी की तरफ से। अब देखिए, वैसे ट्रंप तो खुद ही बहुत शक्तिशाली पैसे वाले उम्मीदवार थे और बेतहाशा पैसे पानी की तरफ बहाया है, लेकिन जो जीत हासिल की है उसके सबक बहुत दूर तक हैं। लेकिन हम 4-5 दिनों के बाद सब भूल जाते हैं। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है अपने आप में। हम ब्रेक के बाद वो 500 और 1000 नोटों को लेकर जो परेशान हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। 500 और 1000 के पुराने नोट रद्द करने के बाद जिसके पास भी काला पैसा मिलेगा, यानी आय से अधिक पैसा मिलेगा, उसे टैक्स के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, उसे टैक्स के साथ 200% पेनाल्टी जमा करनी होगी। टैक्स तो आप देंगे ही उसमें, आय से अधिक, और 200% पेनाल्टी देनी होगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है। वैसे 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाने से आप परेशान हैं, लेकिन क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आप तक सभी सूचनाएं ठीक से नहीं पहुंची है? यह बात सही हो सकती है, कई बार नहीं जानने के कारण भी परेशानी बढ़ जाती है। इस फैसले की समीक्षा आने वाले वक्त में होगी, लेकिन सरकार का फैसला तो लागू हो चुका है। आपका पैसा नष्ट हो गया है या इसे आराम से बदला जा सकता है, इसे आप तभी ठीक से समझेंगे जब तमाम जानकारियों को ठीक से पढ़ेंगे। बोरी वाले नौकरशाहों को लेकर अफवाह उड़ रही है कि रातों रात सोना खरीद लिया, मगर वित्त मंत्री कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है सोने चांदी वालों को भी अपना हिसाब दिखाना होगा। क्या यह स्कीम घरों में पड़े पैसों को बैंकों में लाने के लिए है? ऐसा नहीं है कि बैंकों में ब्लैक मनी नहीं होता है, होता ही है किसी न किसी रूप में, लेकिन इस साहसिक फैसले की कमियां नोटों को बदलने में दिक्कत आ रही दिक्कतों से नहीं नापी जा सकती हैं। दोनों अलग अलग मामला है। यह पैसा किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालेगा, उम्मीद रखिए और इंतजार कीजिए,
किसान, मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, गृहिणियों के सवाल जायज हैं। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। सरकार ने भी कहा है कि तमाम परेशानियों को कम करने का प्रयास, कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि वो सभी लोग जिनकी सालाना आय कर छूट के दायरे में आती है, वो लोग अगर 2.5 लाख रुपए तक 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कराने आएंगे तो उन्हें आयकर विभाग परेशान नहीं करेगा। बस उन्हें अपना एक पहचान पत्र जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आपके नोट नष्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ बदला जा रहा है। ये खबर तो मैं दोबारा बता दूं कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा आय से अधिक अगर आपकी आमदनी है और वो पैसा लेकर आप गए बैंक के पास, तो टैक्स तो लगेगा ही, 200% की पेनाल्टी लगेगी और बैंक वाले सरकार को रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन आदमी 2.5 लाख से ज्यादा लेकर आ रहा है, जो उसकी आमदनी से की सीमा से ज्यादा है। तो बहरहाल वित्त मंत्री ने कहा है कि नोट बदला जाएगा। इसमें जिनके पास अघोषित संपत्ति है उन पर आयकर कानून लागू होगा, यानी अगर काला पैसा है तो बच नहीं सकते हैं, ईमानदारी का पैसा है तो चिंता का है कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बैंक की ब्रांच और रिजर्व बैंक के दफ्तरों में जाकर आप पुराने नोट बदल पाएंगे। 10 नवंबर से आपको बैंक की शाखाओं से 4000 रुपए तक पुराने नोटों के बदले मिलेंगे। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, लेकिन आपको पहचान पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल के साथ जाना होगा। अगर 4000 रुपए में आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो आप चेक से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान कीजिए। अपने रिश्तेदार या परिचित के खाते से भी नोट बदल सकते हैं अगर वो लिखित में मंजूरी दे। एटीएम से 18 नवंबर तक आप रोज 2000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि 19 नवंबर से एटीएम से आप रोज 4000 रुपए निकालेंगे। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है एटीएम के बाहर। 10 नवंबर से बैंकों से आप विड्रॉल स्लिप या चेक के जरिए एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 24 नवंबर तक हफ्ते में अधिक से अधिक 20,000 रुपए निकाल पाएंगे। पुराने नोट बैंकों में वापस करने के लिए आपके पास 30 दिसंबर 2016 तक का वक्त है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो एनआरआई हैं, जिनके एनआरओ खाते हैं, वो क्या करें? ऐसे एनआरआई पुराने नोट एनआरओ खाते में जमा कर सकते हैं। जो लोग भारत से बाहर हैं और वो दूसरों को अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कई जगहों से खबर आई है कि लोग 100 के नोट बेचने लगे तो कोई काले धन को किसी और धन में बदलने लगा, सोना वगैरह खरीदने लगा। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि करोल बाग के ज्वेलर्स लेन में 8 नवंबर की रात करोड़ों का कारोबार हुआ। इतना कि दुकानों में सोना खत्म हो गया। पता लगा कि लोगों ने किलो के हिसाब से सोने की खरीद और बुकिंग की है। 8 नवंबर से पहले 1 किलो सोने का भाव 30 लाख रुपए था, जो ग्रे मार्केट में यानी ब्लैक मार्केट में 47 लाख रुपए से लेकर 47,000 से 55,000 रुपए के गड़बड़ हो गया कुछ बिका। सराफा बाजार में कई दुकानें सुबह 4 बजे तक खुली रहीं, तो लोगों ने भले ही महंगे दामों पर सोना खरीदा हो, लेकिन काला पैसा बर्बाद करने से बेहतर उन्हें यही लगा। तो इस तरह की खबरें कई शहरों से आई हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये सब चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का सीधा विरोध तो नहीं किया है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से सवाल किया। उन्होंने सवाल किया है कि नए नोट छापने में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर नए नोट लाने से यह खर्च नहीं निकलता तो फिर इसका कोई तुक नहीं है। 2,000 रुपए के बड़े नोट छापने के तर्क पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि 1978 में मोरारजी देसाई के दौर में काले पैसे निकालने के लिहाज से यह प्रयोग नाकाम हो चुका है। इससे काला धन और बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे, तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश पे दिखलाना पड़ेगा। ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। 1978 के निर्णय और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस वक्त अर्थव्यवस्था का भी साइज बहुत छोटा था, ब्लैक मनी का साइज भी बहुत कम था, और जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे पूरी करेंसी की तुलना में बहुत छोटी परसेंटेज थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक फैसले से करीब 15 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 500 और 1000 नोटों का सफाया कर दिया है। जितने भी नोट मार्केट में हैं उसमें
84% इन्हीं का हिस्सा है। जाहिर है 100 के नोट कम होंगे, इसलिए दिक्कत भी हो रही है, इसी वजह से मारामारी भी है, लेकिन सरकार तेजी से आने वाले दिनों में इन दिक्कतों को दूर कर देगी, ऐसा उसका कहना है। बैंक शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। टोल पर, तमाम तरह का हाईवे पर टोल पर पैसा नहीं लगेगा। और आयकर विभाग की निगाह है, जो लोग बोरा बोरा भर के लेकर जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1% के पास काला धन है, 90% भुगत रहा है, लेकिन सरकार अपने इरादे पर कायम है कि इस बार पैसा निकलेगा और बैंकों में आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बात कही कि इस पैसे से यह असर होगा कि उपभोक्ता कंजम्पशन का पैटर्न बदलेगा, लोग जायज तरीके से खर्च करेंगे और जिससे अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक सुधार या तेजी की झलक आपको मिल सकती है। $500 और 1000 के नोट रद्द होने की खबर से बहुत लोग परेशान हैं। किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जल्दी ही इलाज की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके घर के दरवाजे पर बारात आने वाली है। उन्हें ना तो सामान खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है, ना तैयारी के लिए पैसा मिल रहा है। दिल्ली के बदरपुर टोल प्लाजा पर बुधवार की सुबह का हाल। लोग 500 और 1000 रुपए के नोट देने को तैयार दिखे, लेकिन लेने वाले इन्हें कागज के टुकड़े बताते रहे। ये 500 रुपए का नोट इनको दे रहे हैं, तो ये कह रहे कागज है, ये कागज नहीं है सर। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे टोल प्लाजा का भी यही हाल रहा। पहली बार बड़े नोटों के आगे छोटे नोट इतने बड़े दिखे। टोल प्लाजा में लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और उसके बावजूद इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप जाम देखिए कितना लंबा लग गया है यहाँ पे। हालांकि शाम को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब बताया कि 11 नवंबर की रात तक टोल प्लाजा पर पैसे नहीं लगेंगे, तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन सरकार के बड़े फैसले से शुरुआती परेशानी का दायरा भी बड़ा रहा। एटीएम बंद पड़े थे और लोग 500 और 1000 के नोटों को लेकर भटकते दिखे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात भर के सफर के बाद सुबह उतरे लोग ऑटो और टैक्सी वालों से जूझते रहे। सर ऑटो वाले बोले 500 और 1000 का नोट नहीं लेंगे, बोले या तो 400 के बदले 800 दो, नहीं तो 400 में लेके जाएंगे, और जो ऑटो का किराया है 250 से 300, और 500 का नोट नहीं ले, आप चेंज दो मुझे। चाय नाश्ते की दुकान पर भी हर कोई 500 के नोट देना चाहता था, लेकिन दुकानदार लेने को तैयार नहीं थे। बहाना वही छुट्टे का रहा। जब तक मेरे पास था देता गया, ये देख लो हमारा गल्ला, जब तक था तब तक देता गया। दिल्ली के चावड़ी बाजार के कारोबारी अगले कुछ दिनों में धंधे के मंदे रहने की आशंका से घिरे हुए हैं। कईयों ने तो बुधवार को दुकान तक नहीं खोली। आगे आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है सन्नाटा, क्योंकि बैंक तो देगा सिर्फ 2000 रुपए और 4000 रुपए, उससे ऊपर तो देगा नहीं निकालने के खर्चे के लिए। उससे आगे हमें और लग रहा है कि अब महीने 2 महीने की गई आगे की। थोक व्यापारियों का कहना है कि इसी साल अप्रैल में इनकम टैक्स विभाग ने 2 लाख तक के सौदों के लिए पैन कार्ड की जरूरत खत्म कर दी थी। छोटे खुदरा व्यापारी सिर्फ कैश में व्यापार करते हैं, अब क्या करेंगे? उसी व्यापारी ने अगर वो 10 रिटेलर को माल 1,80,000 1,80,000 का बेच दिया, शाम को उसके पास कितना कैसे हो गया? 18 लाख रुपया। वो पैसा बैंक में जमा कराने जाएगा 100 के नोटों में, वो कब तक जो है उस पैसे को कवर करेगा, कैसे वो संभालेगा? उस व्यापारी का, होलसेलर का उसके अंदर डिफॉल्ट क्या है? तो खुदरा व्यापारियों ने जो डील किया है अब तक थोक व्यापारियों के साथ, वो डील फंस गई है इस चीज के। हाँ। दरियागंज में किराने की दुकान करने वाले हसमुद्दीन चावल खरीदने के लिए आए थे, लेकिन थोक व्यापारी ने मना कर दिया। इंडिया गेट चावल वाले की पेमेंट करने आया हूँ मैं, तो वो कह रहा है बड़े नोट नहीं चाहिए, छोटे नोट चाहिए मेरे को। सब्जी मंडियों में भी सुबह के समय सरकार के आदेश को लेकर धुंध ही दिखी। जहां रोज हाथों हाथ पैसे ले देकर खरीद बिक्री होती थी, वहां आज 500 और 1000 के नोट के चक्कर में कई सौदे या तो हुए ही नहीं या उधार हुए। नहीं है सब घर के वाले 500,000 का नोट नहीं लेंगे नहीं कोई भी। अच्छा, घर में सबने बोल दिया कि लेके बताना है। हाँ। आपका बैंक खाता है? बैंक खाता नहीं है हमारे पास। आढ़ती कहते रहे कि 500 और 1000 के नोट इस बाजार में अब बस कागज के टुकड़े भर हैं।
देखो जिनके तो उधार के खाते हैं वो तो प्याज ले जा रहे हैं, सामान अपना जो भी फल सब्जियां ले जाएंगे, क्योंकि उनसे कोई पैसे मांगेगा नहीं, उधार है उनका। पर जो उधार वाला आता है तो हम उससे पिछली रकम मांगते हैं, तो वो हमारे को 500,000 के नोट दे रहा है जो हम नहीं ले रहे। और हम लोगों को ये जो किसानों का माल बेच रहे हैं, इनको या तो चेक देंगे या ड्राफ्ट देंगे, वो भी आज नहीं दे सकते, बैंक बंद है, चेक दे सकते हैं। उधर मंडी से सब्जी जब गली मोहल्लों में पहुंची तो लोग छुट्टों के लिए परेशान रहे। जो कई किलो सब्जी लेते थे आज पाव भर लेने को मजबूर दिखे। देखो एक पाव सब्जी लिया पूरी, एक पाव का क्या करूंगी बताओ, आज का काम करूंगी कल का करूंगी। एक पाव गोभी खीरा लिया और एक पाव बोली सब्जी लिया, बताओ क्या करें हम लोग। 40 रुपए का सर 400 में नहीं, 100 रुपए का बिल है। देश भर में कई जगह दवाओं की दुकान के बाहर ऐसा नजारा दिखा। लोगों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे तो थे, लेकिन दवा देने को कोई तैयार नहीं। बहाना कर रहे हैं सर, ये बहाना कर 500 को नोट नहीं दे रहे हैं। कल तक तो ले रहे, बहाना कर 500 को नोट नहीं दे रहे हैं, 500 का 1000 नोट नहीं ले रहे, खुले हुए लाओ, 100 के नोट लाओ खुले हुए। सब कह रहे हैं कि जी 500 रुपए में 400 में ले लेंगे, कोई भी खुला पैसा ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा है। वैसे दिन चढ़ने के साथ ही जब ये साफ हुआ कि सरकारी अस्पतालों और डॉक्टर की पर्ची पर दवा की दुकानों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट शुक्रवार रात तक चल सकते हैं, तो कई जगह थोड़ी राहत मिली। निजी अस्पतालों को इससे छूट न देने का तर्क सरकार ने बताया। अब हम नहीं चाहते कि हर छोटे बड़े शहर में प्राइवेट नर्सिंग होम या केमिस्ट की दुकान या डायग्नोस्टिक सेंटर मनी चेंजर बन जाए इस प्रावधान में। अब जिस व्यक्ति ने वहां इलाज करवाना है अपना चेक काट के दे दे। तो अर्थ जगत के लिए ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला जरूर है, लेकिन शुरुआती कुछ दिन इसकी वजह से आने वाली दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर इससे भ्रष्टाचार और काले धन की व्यवस्था से काफी हद तक निजात मिल जाए तो ये बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।